Hi friends, myself Makwana Amit. Now I am studying SVN. तो पिछले वीडियो में हमने फंक्शन को डिनोट कैसे करेंगे, फंक्शन का डोमेन फाइंड करना सीखा। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में फंक्शन के टाइप्स देखेंगे, किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है, और उसके रिलेटेड जेईई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो पहले उसको हम सॉल्व करें। तो डोमेन, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन के लिए पहले जो चीज सेटिस्फाई नहीं होगी वही देखेंगे, ठीक है। तो रूट के अंदर की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो वो लिख देते हैं पहले ये रूट का। तो 3x माइनस 7, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x 3x greater than or equals to 7, x greater than or equals to 7/3। इसमें से हमको इतना तो पता चल गया कि x 7/3 से तो बड़ा ही होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन, ये वाला भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इधर 6 है तो उसको मैं 1/6 लिख सकता हूं, इसकी पावर 1/6 होगी, तो x + 1 की पावर 1/6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दोनों साइड 6 पावर कर दो, तो 0 की पावर 6, इसकी पावर भी 6 कर दी, तो इंटू 6 कर दो इधर, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की पावर 6, 0 ही होगा, 0। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, पर इधर से ही पता चल गया कि x 7/3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो -1 से बड़ा, 7/3 से भी बड़ा, तो ऐसे पहले लाइन ड्रॉ कर दीजिए। -1 किधर आता है, इधर। 7/3 किधर आता है, इसमें से ऐसा आया कि -1 से बड़ा होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा होना चाहिए, ये वाला पार्ट है। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि 7/3 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन कौन आया, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला भाग कट हो जाएगा, तो 7/3 से ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब और एक कंडीशन देखनी पड़ेगी कि ये पूरा 0 नहीं होना चाहिए, तो वो चेक करते हो। x + 1 की पावर 1/6 -2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, तो x + 1 की पावर 1/6, 2 को उस तरफ ले जाओ, is not equals to 2, दोनों तरफ पावर 6 कर दो, इसमें क्या है ऐसे ही, तो x + 1 की पावर 6 into 1/6 is not equals to 2 की पावर 6, x + 1 की पावर 1, 2 की पावर क्या होगा,
64 x plus 1 is not equals to 64 1 को उस तरफ ले जाए x is not equals to 64 x तुम्हारा 7/3 से बड़ा होना चाहिए 64 7/3 से बड़ा ही 7/3 से बड़ी वैल्यू सब चलेगी पर इधर जब 63 आएगा तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि 63 पे ये हमारा 0 हो जाएगा इधर 60 की है 63 तो तुम्हारा ऐसे भी लिख सकते हैं आप 7/3 से 63 यूनियन 63 से इंफिनिटी इसका आंसर ये होगा ठीक है तो अब आज के वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन के टाइप्स ठीक है तो पहला टाइप देखते हैं कंटीन्यूअस फंक्शन देखेंगे दूसरा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देखेंगे और इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन दूसरे भी फंक्शन देखेंगे हम पहले ये चार समझ लेते हैं ये चार बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है तो पहले तो लेते हैं कंटीन्यूअस फंक्शन तो नाम से ही पता चलता है कि कंटिन्यू होता है तो वो फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रॉ करने से ग्राफ कंटिन्यू हो बीच में से ब्रेक नहीं होता तो सपोज ऐसा मैंने ड्रॉ किया तो ये कंटिन्यू है इधर से स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट इधर पे खत्म होता है बीच में कभी भी ब्रेक नहीं आता है इसमें कोई भी ये भी कंटिन्यू ग्राफ है ठीक है तो डिसकंटिन्यूअस कौन से हो गए जो कंटिन्यूअस नहीं होगा डिसकंटिन्यूअस जो ग्राफ ड्रॉ करने में बीच में ग्राफ ब्रेक होता कंटिन्यूअस नहीं होता ब्रेक आता है सपोज यही ग्राफ देखिए आप इधर से इधर तक तो कंटिन्यूअस था पर इधर ब्रेक आ गया और इधर से स्टार्ट तो ये ग्राफ जो फंक्शन होगा वो हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा ठीक है तो कंटिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन तो समझ में आ गया आपको अब देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन जो फंक्शन इंक्रीजिंग नाम से बढ़ता हो कम नहीं होता ज्यादा ही होता हो ठीक है तो पहले ग्राफ से देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन
कि जो फंक्शन ऊपर ही बढ़ता, ठीक है, नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। जो इनपुट बढ़ाने से आउटपुट भी इंक्रीज होना चाहिए, तो वो फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो सपोज ऐसा मैंने ले लिया कि x1 एक मेरा इधर का इनपुट है, दूसरा इनपुट है x2, इधर है x2, x2 x1 से बड़ा है, x2 ग्रेटर देन x1, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा, तो x1 का आउटपुट इधर होगा, x2 का आउटपुट इधर होगा। ग्राफ से देखिए x1 का आउटपुट बड़ा है या x2 का आउटपुट बड़ा है? x2 का आउटपुट बड़ा है। तो f of x1 इसका आउटपुट इसके आउटपुट से छोटा होगा, लेस देन f of x2। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन हो गई है, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन इससे उल्टा, डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं कि जो कम होता हो, डिक्रीजिंग जो कम होता हो, ठीक है। तो x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, तो x1 लेस देन x2, मगर x1 का आउटपुट और x2 का आउटपुट, इसमें से कौन सा बड़ा है? x1 का आउटपुट। तो f of x1 ग्रेटर देन f of x2 होगा, तो इसमें साइन चेंज हो जाएगी, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आपको ग्राफ नहीं दिया है और डायरेक्टली कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे पता चले? तो उसके लिए एक मेथड कि कोई भी सपोज पहले एक सिंपल फंक्शन लेते हैं, f of x is equals to 2x लिखा, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे पता चलेगा? तो ये तो सिंपल है, तो इसका तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पर जब कॉम्प्लिकेट हो गए इधर फंक्शन, तब उसका ग्राफ हम नहीं ड्रॉ कर सकते, तब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव f डैश x जो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका डेरिवेटिव जो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसका डेरिवेटिव f डैश x, 2x का डेरिवेटिव 2 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 होगा, तो f डैश x ग्रेटर देन 0, कौन सा फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करेंगे? कि जिसका भी डेरिवेटिव लेस देन 0 वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन एक लिखते हैं, f of x is equals to 2 plus sin x, sorry 2x plus sin x। तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग? ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा।
ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? तो हमको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए पहले डेरिवेटिव करना है। f डैश x 2x का क्या होगा 2 sin x का हो गया cos x। अब देखिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा या 0 का होगा, वो हम देखेंगे। ठीक, तो cos x की आंसर जो होगा वो किसके बीच में होगा? cos x का आंसर कौन सी दो वैल्यू के बीच में आता है? तो -1 से 1 के बीच में ही आता है cos x का आंसर। cos x का ग्राफ देखिए आप, इधर होता है 1 -1, तो ये -1 से 1 के बीच में ही रहता है ग्राफ, उसके बाहर नहीं जाता। तो इसका आंसर तो हमारा -1 के 1 के बीच में है, -1 और 1 भी हो सकता है, 2 प्लस -1 के 1 के बीच में, तो 2 को मैं इसमें ऐड करूं, ठीक है? तो -1 प्लस 2 1, 1 प्लस 2 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 और 3 के बीच में आएगा। तो 1 और 3 के बीच में सभी वैल्यू पॉजिटिव ही होंगी, तो ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब एक ऐसा देखते हैं कि f of x is equals to ऐसा ही दे दिया sin x, तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? तो पहले देखते हैं f डैश x की। sin x का हो गया cos x। अब cos x इधर से यहां तक इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ में देखे, पहले ग्राफ से दिखा दो, यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद डिक्रीज हो, तो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो इधर हमको बोलना चाहिए कि ax बिलोंग्स टू क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको कहना कि x बिलोंग्स टू क्या है? तो x बिलोंग्स टू जब तुम्हारा 0 से π/2 होगा, तब ये कौन सा फंक्शन होगा? तो 0 इधर है, π/2 इधर है, तो 0 से π/2 तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 0 से π/2 में डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, वो तो आपको पता चल। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, जेई के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, तो पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है वो हम समझें। तो पहले तो इसको लिखेंगे कैसे? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम ऐसे लिखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? कि
इसमें आप जो भी वैल्यू पुट कीजिए, जो भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, उससे छोटी वैल्यू इधर जो सुनिए ध्यान से, इधर जो आप वैल्यू पुट करेंगे उससे छोटी वैल्यू देखनी है सभी, और उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू जो होगी वो आएगा इसमें आंसर में। तो इधर मैंने सपोज 2.5 लिखा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले तो लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इस मेथड से करेंगे तो आपको इजी रहेगा इसलिए। तो इधर मैंने 2.5 लिख दिया, 2.5 है तो इंटीजर देखिए आप सभी, इधर 2 होगा, इधर 1 होगा, इधर 0 होगा, तो 2.5 है इसमें, तो 2.5 से छोटी वैल्यू ये सब वैल्यू, इसमें से सबसे बड़ा इंटीजर, तो इसमें से सबसे बड़ा इंटीजर 2 है, तो इसका आंसर हो गया 2। मगर इधर में जो इंटीजर वैल्यू ही रखूंगा तो उसका आंसर जो इंटीजर है वही आएगा, कि मैंने इधर सपोज 3 लिख दिया तो इसका आंसर 3 रहेगा। अब आप बोलिए, मैंने इधर लिख दिया 3.2, तो क्या होगा इसका आंसर? 3.2 का आंसर क्या होगा? तो इसमें से देखिए 3.2, 3 इधर होगा, 2 इधर होगा, 1 इधर होगा, 0 इधर होगा। 3.2 से छोटी सभी वैल्यू, 3.2 से छोटी सभी वैल्यू, उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर 3 है, तो इसका आंसर 3 आएगा। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू होगी, सपोज कि -6.2, तो इसमें -6 इसका आंसर नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं लिख देने का। -6.2 है इधर 3.2 होता है तो 3 हो जाता है, 3.5 होगा तो 3 हो जाएगा, तो इधर भी -6.2 है तो -6 ही होगा, नहीं। इसमें से देखिए -6.2 इधर होगा, अब -6 इधर होगा, इधर -7 होगा, -6, -6.1, -6.2 नेगेटिव में है, -8, -9, -6.2 से छोटी वैल्यू, उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर -7, तो इसका आंसर होगा -7। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपको पता चल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक, काफी बार क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टी यूज करने से ही डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, तो प्रॉपर्टी जो मैं लिखा हूं वो आपको भी लिखनी है और याद रखनी है। तो पहले प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू x लिख सकता हूं, पर कब? आप सोचिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x और आंसर वो x देगा, तो x क्या होगा? इंटीजर होगा। x इंटीजर वैल्यू होगी तभी तो वो वही आंसर देगा, कि इधर 6 होगा तो इसका आंसर 6 ही होगा, 7 होगा तो आंसर 7 ही होगा। दूसरा कि मैं इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i
इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i। इस i को मैं बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन कब? कुछ कंडीशन होगी इसकी कि जब ये i हमारा, जब ये i इंटीजर होगा, i इंटीजर होगा, तभी हम i को ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर निकाल सकते हैं, वरना उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो अब इसमें से एक रिलेशन निकालते हैं। ये प्रॉपर्टी में नहीं है, एक रिलेशन निकालते हैं इसमें से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x मैं लिखता हूं, आप बोलिए सही है या गलत है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल्स टू x, सही होगा या गलत होगा? तो देखिए, ये देखो इंटीजर होगा तो इसका आंसर x ही होगा, तो x लेस देन और इक्वल्स टू x, सही है। और जो ये इंटीजर नहीं होगा तो इसका जो आंसर होगा वो x से तो छोटा ही होगा, क्योंकि उसकी छोटी वैल्यू में से सबसे बड़ा इंटीजर देखना है। तो ये आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल्स टू x होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैं उस तरफ ले लेंगे, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक। अब दूसरा कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी ही होगी, 1 भी नहीं होगी कभी भी। ये वैल्यू 1 से छोटी ही होगी, अब कोई भी वैल्यू होगी। सपोज इंटीजर पुट करेंगे तो मैंने 5 पुट करता हूं, पहले देखो 5, तो 5 माइनस इसमें इंटीजर है तो 5 आएगा आंसर 5, तो 0 हो गया। अब दूसरी कोई भी वैल्यू आप बोले पुट कीजिए, सपोज 4.2 पुट करता हूं तो x 4.2, इसमें 4.2 का क्या हो जाएगा 4, 4.2 माइनस 4, आंसर हमारा 0.2, x से छोटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा x से छोटा ही होगा। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और 1 के बीच में होगा। अब ये पूरे वाले पार्ट को एक नाम दे दिया और उसको ऐसे डिनोट करेंगे, उसका एक नेम दे दिया। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन 0 और 1 के, इसका आंसर जो होगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या है? कुछ नहीं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या होगा? तब इसका ग्राफ है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की जगह में जब 0 पुट करूंगा तब इसका आंसर क्या होगा 0।
तो आंसर 0 हो गया। 0.1 पुट करूंगा तब भी 0 होगा, 0.1 पे भी 0, 0.2 उसमें भी 0, 0.3 पुट करेंगे उसमें भी 0। कब तक इसका आंसर 0 होगा कि 1 जब लेंगे, जब 1 लेंगे तब इसका आंसर 1 आएगा, और 1 से छोटी जब वैल्यू होगी तब इसका आंसर 0 ही रहेगा। तो मैं इधर तक 0 आंसर कर दूं और 1 पे क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इधर मैंने 1 पुट कर दिया। 1.1 पुट करेंगे आंसर 1 ही होगा, तो 1.1 पे भी 1, 1.2 आंसर 1 ही होगा। कब तक ये आंसर रहेगा? जब 2 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तब इसमें आंसर 1 ही रहेगा, पर जब आप 2 पुट करेंगे तब इसका आंसर 2 हो जाएगा, तो 2 तक इसका आंसर 1 ही रहेगा। लेकिन 2 पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2 से 3 तक 2 ही रहेगा, लेकिन जब 3 आएगा तब इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ होगा स्टेप के स्टेप जैसा ग्राफ लग रहा है आपको, तो इसका ग्राफ ऐसा है। ये ग्राफ कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? ये ग्राफ आप पूरे आर में देखेंगे तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, मगर लेकिन ये जब ग्राफ आप 1 और 2 के बीच में ही देखेंगे, जब आपको बोला हो कि x belongs to 1 to 2, तो ये ग्राफ कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस? तो इसके बीच में ये ग्राफ कंटिन्यूस होगा, लेकिन पूरे आर में ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस ग्राफ। और ऐसा बोला हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के छोटे छोटे थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 2, तो मेरा x किस पे बिलोंग्स होगा? तो पहले तो देखेंगे x 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 नहीं चलेगा, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि सर 2 से इंफिनिटी, लेकिन पर 2.1 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 2। तो 2 ग्रेटर देन 2 नहीं, 2 नहीं आना चाहिए, 2 से बड़ा ही आना चाहिए। 2.2 पुट करेंगे फिर भी ये 2 हो जाएगा। तो जब आप 3 पुट करेंगे तब इसका आंसर आएगा 3 ग्रेटर देन 2। अब सही है। 3.1 पुट करेंगे तब 3 होगा, फिर भी सही होगा। तो 3 से इंफिनिटी x इसमें बिलोंग्स होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अब इधर इक्वल्स टू होगा ना, तब इसका आंसर होगा 2 से इंफिनिटी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का? आपको ये क्वेश्चन देखने से तो ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन देखने में ही हार्ड लगता है, बहुत इजी। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट है, उसके बाद का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3/4 ये वैल्यू 1 से छोटी है। 3/4 ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा उसका? 0 हो जाएगा। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर तो हो गया 0। तो ये देखिए कि ये कब तक 0 रहेगा और कब प्लस होगा और कब 2 होगा। तो ये 3/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर की अंदर की वैल्यू जब 1 होगी तब इसका आंसर 1 होगा।
जब तक ये 1 नहीं होगी, 1 से छोटी रहेगी, तब आंसर 0 ही मिलेगा। तो ये 1 होगी तब इसका आंसर 1 रहेगा। तो देखते हैं 1 किधर होगा इसमें से। तो ये 3/4 तो कॉमन है सब में, तो 3/4 लिख। अब ये चीज वेरी कर रही है, तो वो x, इसको मैंने ले लिया x क्योंकि ये वेरी हो रहा है। हमारा 1 कब होगा? x is equals to 1 minus 3/4 कि जब x हमारा 1/4 होगा तब ये आंसर 0 से बढ़कर 1 हो जाएगा। तो x 1/4 को कब होगा? 1/4 यानी क्या? 25/100। 25/100 क्या है? 1/4 ही तो है। तो 3/4 प्लस ये तो 2/100, 3/100, 4/100 होगा, वो सब 0 ही रहेंगे। तो जब 3/4 प्लस 25/100 आएगा तब इसका आंसर हमारा होगा 1। बाकी उधर तक तो आंसर हमारा 0 ही रहेगा। तो ये 1 आया। तो देखते कि 1 इसका आंसर, और 1.1 होगा तो ही 1 रहेगा, 1.2 होगा तो भी ये 1 ही रहेगा। तो ये 1 से बढ़कर वैल्यू 2 कब होगी? कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 हो जाएगा तब आंसर 2 हो जाएगा, तब वैल्यू 2 हो जाएगा। तो देखते हैं कि 3/4 तो कॉमन है, 3/4 प्लस x is equals to 2। 2 कब होगा? तो x is equals to 2 minus 3/4 यानी 5/4। 5/4 ये तो x से बड़ी वैल्यू है, मगर इधर तो हमारा लास्ट स्टेप है जो वही 99/100 है, तो यही x से छोटा हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा है, ये तो x से छोटा है। और इसमें तो जब x से इधर वैल्यू x से बड़ी होगी यानी 5.4 होगी तब इसका आंसर 2 होगा, पर इधर तो है ही नहीं, इधर से खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब कि लास्ट तक इसका आंसर 1 ही रहेगा, 2 नहीं होगा। तो अब देखते हैं 1 कितनी बार आया। तो एक तो 25/100 इधर होगा, 25/100 उधर से 1 स्टार्ट हुआ तो लास्ट वाले में भी 1 आ रहा है, तो क्या आंसर होगा? 25 और इधर 99 है, तो कितने हो गए स्टेप? 1 2 3 ऐसे गिने 75 हो गए। आपको ऐसा लगेगा 74 हो गए, 99 माइनस 25 करेंगे, नहीं 99 भी इंक्लूड करना है इसमें। तो 25 से 99 तक 75 होते हैं, 74 नहीं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार हुए? 75। तो 75 टाइम्स प्लस 1 कीजिए तो आंसर 75 आएगा। इसका आंसर आएगा 75। तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो, इधर डेटा चेंज कर सकते हैं, मगर कंसेप्ट तो यही रहेगा, तो आप सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के। यही देखना है कि देखो 0 कब तक रहेगा, तो वो स्टेप निकालिए तो उससे आगे के हर स्टेप में 0 रहेगा। दूसरा देखते 1 कब हो रहा है, तो 1 जिस स्टेप में हो रहा है वो 1 लिख दिया। तो 1 1.1 1.2 वो सब, तो अब 2 जब होगा तब इधर चेंज होगा। तो 2 कब हो रहा है, तो 2 वाला देख रहे, तो इसमें तो 2 है ही नहीं, तो पता चल गया कि लास्ट तक 1 ही रहेगा। तो ये कितने हो गए स्टेप वो गिन लीजिए और प्लस 1 1 1 कर दीजिए, 75 हो गया। अब जिसमें 2 होता है तो 1 कितनी बार हुआ, प्लस 2 2 कितनी बार हुआ, सबका सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/2 प्लस कहाँ तक है 1/2 प्लस 2946/। अगला क्वेश्चन मैंने जैसे सोल्व किया
वैसे ही ये सोल्व करना है, अपने आप से सोल्व कीजिए क्वेश्चन। दूसरे वीडियो में मैं इसका आंसर सोल्व करके आपको बताऊंगा, पर पहले आप अपने आप से सोल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए और सोल्व करिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है सेम टू सेम ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। आज के वीडियो का सब समझ में आ गया आपको? चलो फिर भी एक बार सभी आज में हमने पढ़ा उसको स्पीड में समरी करते हैं। तो आज क्या क्या पढ़ा? तो कंटीन्यूअस फंक्शन, दूसरा डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, तब जब भी वीडियो देखे तब नोटबुक साथ में रखिए, नोटबुक एक और एक पेन साथ में रखिए, क्योंकि जो मेन चीज है वो आप उसमें नोट कीजिए। तो बार बार आपको ये वीडियो खोल के नहीं देखना पड़ेगा, उसमें नोट किया होगा तो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कंटीन्यूअस फंक्शन, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, बाद में इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है वो समझाया, कैसे डिनोट करेंगे इसको, ऐसे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है? वो भी देखा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे हमने, बाद में लास्ट में हमने मोड फंक्शन देखा है, और एक सिग्नल फंक्शन देखा। इसको ऐसे भी लिखते सिग्नल एक्स, ठीक है। तो इतना आपको समझ में। अब ऐसे समझ, ऐसा मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट एफ, इसका आंसर क्या होगा? आपको कंसेप्ट समझ में आया तो इजीली पता चल गया कि देखिए इसे, इसका आंसर फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच। 1 नहीं होता, 0 और 1, 0 लेना है मगर 1 नहीं लेना है, 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, क्या हो जाएगी? 0। तो इसका आंसर 0 ही है। अब दूसरा, ये ब्रैकेट को आप चेंज भी कर सकते हैं कि सपोज ऐसा मैं बोलने जा रहा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट वाला बाहर लिखिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इधर लिखिए, ठीक। इसका भी आंसर 0 होगा, इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको सब समझ में आ गया। अब अगले वीडियो में हम रेंज देखेंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे। रेंज के बाद में थोड़े जे में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे, रेंज के, डोमेन के, दोनों के मिक्सिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं, बाद में पीरियोडिक फंक्शन देखेंगे, वो सब भी देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।